नमस्कार दोस्तों, स्टडी एंड क्रैक में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं टिहरी रियासत की। आपको पता है कि आने वाले एग्ज़ाम्स जो हैं अभी, जैसे वीडियो पटवारी, लोअर पीसीएस, पीसीएस, इनमें उत्तराखंड का एक बहुत ही मेजर पोर्शन रहता है, जिसमें उत्तराखंड हिस्ट्री भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और इसकी टाइमलाइन की बात करें तो हिस्ट्री में आपको पहले कत्यूरी शासन, उसके बाद चंद वंश, परमार वंश, गोरखा रूल, ब्रिटिश गढ़वाल, और लास्ट में आपको मिलेगा ये टिहरी एम्पायर। तो चूंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है तो ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स में आपको मॉडर्न हिस्ट्री का मेजर चंक या पोर्शन आपको दिखेगा। तो इस वीडियो में हम टिहरी रियासत के कुछ राजाओं की बात करेंगे। बेसिकली सुदर्शन शाह और भवानी शाह की बात करेंगे। इसके बाद के राजाओं की इस वीडियो सीरीज़ में लगभग 2 से 3 वीडियोज़ आएंगी, जिसके अंतर्गत हम टिहरी रियासत के सारे राजाओं के ऊपर बात कर लेंगे। इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें हम टिहरी रियासत के कामकाज या इनकी व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, और यह भी देखेंगे कि कैसे टिहरी का विलय भारत में हो जाता है, और इस दौरान कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो घटित होते हैं और जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, टिहरी रियासत का जो आप टाइम पीरियड देखेंगे तो ये बेसिकली स्टार्ट होता है 1815 से 1949 तक। अब होता क्या है कि गढ़वाल रियासत ख़त्म हो चुकी है। गढ़वाल रियासत को भी गोरखाओं ने हराकर 1804 में खुरबड़ा के युद्ध में इनको हराकर भगा दिया। कौन हारा उनसे? प्रद्युमन शाह, जो कि 54th राजा था हमारे गढ़वाल किंगडम का। वो हमारे गोरखाओं से, अमर सिंह थापा, इन सब से हार जाता है और इसके बाद वो भाग जाता है। अब क्या होता है, 1804 से लेकर 1815 तक अब उसका जो भी आपका कुछ चल रहा होता है, उसकी तो मृत्यु हो जाती है। अब उसका बेटा जो था सुदर्शन शाह, अब ये भी भाग रहा है। अब जैसे ही हमारा सिगौली की संधि होती है, सिगौली की संधि के बाद जो कुमाऊं और गढ़वाल का पोर्शन है वो किसके हाथ में आ जाता है? वो आता है ब्रिटिशर्स के हाथ में। अब जैसे ही ब्रिटिशर्स के हाथ में आया तो सुदर्शन शाह को एक उम्मीद की किरण नजर आने लगती है, और वो क्या सोचता है कि क्यों ना मैं अपना टिहरी राज्य वापस लूँ, और क्लेम करता है ब्रिटिशर्स के पास जाकर कि ये टिहरी राज्य मेरा है। अब देखो, श्रीनगर वाला पोर्शन जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो ब्रिटिशर्स देने वाले हैं नहीं। अब चूंकि ये सुदर्शन शाह हेल्प करता है ब्रिटिशर्स की गोरखाओं को हराने में, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो अलकनंदा रिवर होती है, अलकनंदा रिवर के आसपास के जो पोर्शन होता है, जैसे कि रुकिए, ये अलकनंदा है, मान लीजिए बह रही है, तो इसका जो ईस्ट पोर्शन है ये तो अपने पास रख लेते हैं कौन? ब्रिटिशर। और इसका जो वेस्ट पोर्शन है ये पकड़ा देंगे, ये टिहरी नरेश बन जाएगा। कौन? हमारा सुदर्शन शाह। कब की बात है ये बात है 1815 की। तो आप देख रहे हैं 1815 में हमारा सुदर्शन शाह गद्दी पे बैठ गया। ये अपना कुछ शहर बसाता है टिहरी, जो अब तो पानी में डूब चुका है, क्योंकि उसके ऊपर स्वामी रामातीर्थ का सागर है, जो टिहरी डैम का रिजर्वॉयर कहलाता है। तो वो सब चीज़ें तो बात की बात है, लेकिन टिहरी शहर कौन बसाता है? सुदर्शन शाह बसाता है, इसको अपनी राजधानी बनाता है। तो इस प्रकार गढ़वाल के टिहरी रियासत की स्थापना होती है। हालांकि जो शासक हैं ये कौन है? ये गढ़वाल के ही जो किंगडम था पहले, उन्हीं के वंशज हैं। तो इस हिसाब से हमारे जो सुदर्शन शाह हैं वो क्या होंगे? वो गढ़वाल एम्पायर के क्या होंगे? फर्स्ट किंग होंगे। गढ़वाल एम्पायर के फर्स्ट किंग, सॉरी, गढ़वाल एम्पायर के 55th किंग, लेकिन टिहरी रियासत के फर्स्ट किंग। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि गढ़वाल रियासत का 55वां राजा कौन था? क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब फिर उसके बाद स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार कुछ भी आ जाता है पेपरों में, कुछ भी नहीं आता है। देखिए, अब
वो आपसे रैंडमली कोई भी राजा नहीं पूछते हैं, वो आपसे पूछेंगे मान लीजिए 50th राजा कौन था या 55th कौन था, या कोई ऐसे राजा जिससे कार्यकाल में बहुत कुछ हुआ हो तो उसके बारे में पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में टॉपिक को। तो देखिए, सुदर्शन शाह ने स्टैब्लिश कर दिया है टिहरी एम्पायर। अब इसके बाद कौन आया? उसके बाद आता है भवानी शाह, जो उसका ही बेटा था। अब नेक्स्ट है आपका प्रताप शाह, फिर कीर्ति शाह, फिर नरेंद्र शाह आता है, उसके बाद आते हैं मानवेंद्र शाह, और ये लास्ट होते हैं। इसके बाद टिहरी रियासत का विलय हो जाता है 1 अक्टूबर 1949 को, किसमें? इंडिया में। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा एंड ऑफ टिहरी एम्पायर हमारा हो जाता है। अब देखिए, बात करते हैं सुदर्शन शाह की। तो इनका टाइमलाइन कब से कब तक है? टाइमलाइन है इनका 1815 से 1859 तक, और 1859 में इनकी डेथ भी होती है, और ये डेथ तक, टिल डेथ, ये क्या होते हैं? हमारे टिहरी के राजा होते हैं। अब देखिए, श्रीनगर कोर्ट की जो श्रीनगर राज दरबार बैठता है कब? 14 जुलाई 1815 को हमारा राज दरबार बैठेगा, और श्रीनगर में ट्रीटी हो जाती है, जिसके तहत हमारे जो अंग्रेज होते हैं ये अलकनंदा का वेस्टर्न पोर्शन किसको देते हैं? सुदर्शन शाह को देते हैं। अब सुदर्शन शाह को दे दिया। हालांकि एक और पॉइंट नोट करने वाला है कि इस डेट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे 1820 में जाके इसमें क्या होगा, इसको रिकग्निशन मिलेगा सरकारी तौर पर, यानी कि जो रिटन फॉर्मेट में आपको जो हमारा कुमाऊं कमिश्नर है उस टाइम का, वो क्या देगा? वो इनको एक सनद, जो कहते हैं सनद, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर या डॉक्यूमेंट दे देगा, जिसमें ये साफ साफ लिखा होगा कि हम सुदर्शन शाह को टिहरी का राजा मानते हैं। तो इम्पॉर्टेंट वो है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये बड़ा मैंने दिखा रखा है आपको यहाँ पर कि 1815 के टाइम पे ये एरिया क्या था? बे अलकनंदा बह रही है, ये एरिया ब्रिटिशर्स ने कब्जा लिया, और ये एरिया दे दिया टिहरी एम्पायर कहलाया। यहाँ पर क्या होता है? अब देखिए, इस टिहरी एम्पायर की हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार सिंह राशि थी, और जो वहाँ के विद्वान थे, पंडित थे, उन्होंने कह दिया था कि इसकी जो आयु है वो ज़्यादा लंबी नहीं है, जो कि बाद में सत्य प्रूफ होता है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। अब इनफैक्ट माइट भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि टिहरी रियासत की राशि क्या थी? तो आपको यह बताना है कि टिहरी रियासत की राशि थी सिंह राशि। ये आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन जस्ट इन फैक्ट, क्या पता कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसको याद रख लीजिए कि टिहरी एम्पायर की जो हमारी राशि थी वो सिंह राशि थी। अब क्या होता है? इसके बाद 28 दिसंबर 1815 को ओल्ड टिहरी नगर बसाता है। कहाँ पर? भागीरथी और भिलंगना के कॉन्फ्लुएंस में। आपको पता होना, जैसे ये मान लीजिए यहाँ से भागीरथी आ रही है, यहाँ से भिलंगना आ रही है, यहाँ पर आपका टिहरी शहर बसेगा। लेकिन आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, ये जो टिहरी शहर है, यहाँ पर पूरा एक डैम बन चुका है, और ये टिहरी शहर इसमें जलमग्न है। तो प्रेजेंट टाइम पे टिहरी शहर का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उस टाइम पे टिहरी शहर को, अब जो पुराना टिहरी शहर कहते हैं, उसको बसाया था हमारे सुदर्शन शाह ने। कब? 28 दिसंबर 1815 को। अब उसके बाद देखिए, ये जो डेट ना, इस डेट को इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप। 4 मार्च 1820 को कमिश्नर विलियम ट्रेल एक्सेप्ट करते हैं सोवर्निटी ऑफ टिहरी, यानी कि टिहरी के एम्पायर को ये इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में साइन होता है 4 मार्च 1820 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और जो इसका पहला वजीर, जो हमारे सुदर्शन शाह का पहला, आप सेनापति या वजीर कह सकते हैं, वो थे हमारे ज्वालादत्त बहुगुणा। अब ज्वालादत्त बहुगुणा थे, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको एक बार याद कर लीजिए इसको, कि ज्वालादत्त बहुगुणा हमारे इनके पहले वजीर थे। अब 1826 में क्या होता है कि कांगड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश साइड का एरिया है, सिरमौर से लगता हुआ, वहाँ के संसार चंद्र राजा जो होते हैं, उनकी पुत्रियों से विवाह कर लेता है कौन? हमारे सुदर्शन शाह। और जो जागीरदारी व्यवस्था होती है, यानी कि जिसमें आप क्या करते हैं, राजा के नीचे या फिर ब्रिटिशर्स के नीचे क्या होते थे? ज़मींदार होते थे। और इन ज़मींदारों की ड्यूटी क्या थी? ये क्या करते थे कि किसानों को, यानी कि पीसेंट्स को ये ज़मीन देते थे, उसमें किसान खेती करेगा, उसका जो भी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होगा वहाँ से, जो भी इनकम आएगी वहाँ से, उसको ये इन द फॉर्म ऑफ टैक्स किसको दे देगा? ब्रिटिशर्स को दे देगा। अब यहाँ पर कौन है? राजा है, तो ये कौन किसको देंगे? राजा को देंगे। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने? ज़मींदारी सिस्टम के बेसिस पर ही मुआफ़दारी सिस्टम को इन्होंने लागू किया अपने टिहरी एम्पायर में।
ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मुआवजारी सिस्टम को लागू करने वाला राजा कौन था, तो ये हुआ सुदर्शन शाह। और इसका जो बेस है वो कौन है, वो है जागीरदारी व्यवस्था। सेम टू सेम वैसी व्यवस्था है, लेकिन आप कह सकते हैं कि नाम चेंज कर दिया गया इसका। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़, इसी के साथ साथ ये क्या करते हैं कि तुली पाथा और बड़ा बेगार नाम की कर को लागू कर देते हैं। ठीक है, अब बड़ा बेगार मतलब क्या होता है कि मुफ्त में बेगारी लेना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके बाद देखिए 1825 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप टिक कर लीजिए। 1825 में वेरी इंपॉर्टेंट, पहला भूमि बंदोबस्त होता है। मींस जो हमारे लैंड रेवेन्यूज होते हैं वो फिक्स होते हैं, और भूमि का मापन होता है कि किस प्रकार से टैक्स लिए जाएंगे, कैसे सब कुछ चलेगा। तो उन सब का जो एक मेजरमेंट होता है वो कब करते हैं, 1823 में करते हैं। कौन, सुदर्शन शाह करवाता है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे याद रखना है कि टिहरी रियासत में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ, तो आप कहेंगे 1823 में। किसने करवाया, सुदर्शन शाह ने करवाया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि टिहरी रियासत का प्रथम। अब इसके बाद क्या है कि 1824 में यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट घटना होती है कि रवाई का जो परगना है उसे हम इंक्लूड कर देते हैं किसमें, टिहरी गढ़वाल में। और ऐसा कौन करते हैं, ये बेसिकली ब्रिटिशर्स के सहायता से ये हो पाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट डेट आपको याद रखनी है कि 1824 में रवाई परगना हमारा टिहरी में शामिल किया जाता है। अब इसके बाद एक और फैक्ट देख लीजिए कि 1820 में मूरक्राफ्ट नाम का एक ब्रिटिशर यहाँ पर ट्रैवलर आता है। कहाँ पर, तिब्बत की यात्रा करने आता है, और तिब्बत से होते हुए वापसी के टाइम पे वो टिहरी में आता है 1820 में। तो सीधे क्वेश्चन फैक्ट आया कि मूरक्राफ्ट टिहरी कब आया, तो आपका आंसर होगा 1820 में। ठीक है, एक और चीज़, मूरक्राफ्ट की एक डायरेक्ट किताब है, जर्नी टू द लेक मानसरोवर। इस चीज़ को आप याद रखिए कि जर्नी टू द लेक मानसरोवर किसने लिखी है, हमारे मूरक्राफ्ट ने। ये कौन था, एक ट्रैवलर था। ठीक है, अब एक और चीज़ आप देखिए, ध्यान से देखिए कि हो क्या रहा है कि टिहरी के, अब मान लीजिए ये हमारा टिहरी है, तो टिहरी के वेस्ट में, ठीक, और देहरादून यहाँ पर मान लीजिए, देहरादून के नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर जो एरिया है ये किसके अंडर आता है, ये पूरा टिहरी के अंडर ही आता है। लेकिन यहाँ पर एक एरिया है, इसका नाम है सकलियाना जागीर। इसका नाम क्या है, सकलियाना जागीर। यहाँ पर जमींदार कौन है, शिवराम सकलानी, और उनके बेटे कौन है, काशीराम सकलानी। अब क्या होता है देखिए, 1814 में आपका होता है खुड़बुड़ा का युद्ध, जिसमें गोरखाओं की हार होती है। और इसमें हेल्प कौन करते हैं, हमारे शिवराम सकलानी जी ब्रिटिशर्स की हेल्प करते हैं, जिसके रिजल्ट में, जीत की खुशी में, ब्रिटिशर्स क्या कर देते हैं, इनको इंडिपेंडेंट जमींदारी दे देते हैं। कहाँ की, सकलाना परगना की। ठीक है, अब देखिए सकलाना परगना किसके अंडर आ गया है, शिवराम के अंदर आ गया है। अब और सुदर्शन शाह से कह देंगे कि भैया इनसे टैक्स मत लेना। ठीक है, अब सुदर्शन शाह ने क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने कहा है तो ये मान गया। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा है, दीज हेल्प ब्रिटिशर्स टू विन ओवर गोरखाज सो एज टू रिजल्ट कंपनी प्रोवाइडेड देम दीवानी राइट्स, यानी कि इनको दीवानी राइट दे देते हैं। कहाँ का, इस एरिया का पूरे, और शिवराम सकलानी वहाँ के जागीरदार बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, इनका बेटा कौन होता है, काशीराम सकलानी। अब काशीराम सकलानी कहता है कि यार मैं भी टैक्स नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही शिवराम की मृत्यु होती है, तो हमारे सुदर्शन शाह क्या करते हैं, एक फरमान जारी करते हैं, टैक्स नोटिस दे देते हैं किसको, हमारे काशीराम को, कि भैया देखो जो ट्रीटी साइन हुई थी वो शिवराम और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, तो अब तुम्हारा कोई रोल नहीं है। शिवराम की डेथ हो गई, ट्रीटी एंड, अब काशीराम जो है हमें टैक्स देगा। अब देखिए काशीराम क्या कहता है, भैया मैं तो टैक्स दूंगा नहीं, इतनी बात साफ है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 1835 में बहुत ही इंपॉर्टेंट सकलाना विद्रोह। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फैक्चुअल बेस में मिल सकता है, इसको इतनी बार इसलिए घिस रहा हूँ ताकि इसको याद कर लूँ। 1835 में सकलाना विद्रोह हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हो चुका विद्रोह। अब क्या होगा कि जो हमारे विलियम ट्रेल उस टाइम पे हमारे कमिश्नर है, कुमाऊं कमिश्नर, तो वो क्या करते हैं, इसमें बीच में इंटरफेयर करते हैं और दोनों के बीच में समझौता करवा देते हैं। ठीक है, तो एक केस यहाँ पर आपको याद रखना है कि सकलाना विद्रोह कब हुआ था, 1835 में। अब उसके बाद देखिए क्या होता है,
1851 में सकलाना के अंदर क्या होता है, एक अठूर पट्टी होती है। अब अठूर पट्टी में एक रिवाज या फिर एक टैक्स कलेक्शन सिस्टम आप समझ लीजिए कि जो भी आपका कृषि आप करोगे तो उसमें जो भी आपका मान लीजिए 100 किलो गेहूँ हुआ, तो उसमें से आप 1/3 गेहूँ, 1/3 जो भी आप गेहूँ या कोई भी आप फसल उगाओ उसमें से आप 1/3 किसको दोगे, एज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स आप राजा को दोगे। तो इन सब से तंग आकर हमारे बद्रीदत्त असवाल जी, इस नाम को याद रखिए, अठूर विद्रोह के मेन जो लीडर हैं वो हैं बद्रीदत्त असवाल। ये क्या करते हैं, ये मना कर देते हैं देने से। और फिर से यहाँ पर उस टाइम के जो प्रेजेंट हमारे कमिश्नर थे, कमिश्नर बैटन, इनको इंटरफेयर करना पड़ता है और फिर मामला सुलझाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना यहाँ पर होती है 1842 में। 1842 में क्या होता है कि फेडरिक विल्सन नाम के एक आदमी होते हैं। देखिए इस टाइम पे एंग्लो अफगान वॉर चल रहा है इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। उसमें एक मेजर हमारा आप कह सकते हैं आर्मी पर्सनल है, वो है हमारा फेडरिक विल्सन। ठीक है, फेडरिक विल्सन हमारा क्या है, आर्मी पर्सनल है। ये क्या करते हैं ना, अब यार ये तंग आ चुके हैं किससे, लड़ाइयों से, तो ये आ जाते हैं आर्मी में छोड़ छाड़ कर भाग कर, ट्रेटर के तौर पर देखा जाता है इनको, कि वहाँ से छुप कर भाग के आ जाते हैं लड़ाई से। और कहाँ पर आ जाते हैं, हमारे उत्तरकाशी के हर्षिल में ये आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ टाइम व्यतीत करते हैं, यहाँ की लोकल औरतें शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद यहीं बस जाते हैं। अब इनका दिमाग चलता है यहाँ, ये देखते हैं यहाँ बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया से सील के साल के पेड़, शीशम के पेड़ देखते हैं। ये क्या करते हैं ना, इंडियन रेलवे जो उस टाइम पे थी उसको आप बनने वाली थी, तो उसके लिए आपको ट्रेन को पटरी दिखाने के लिए आपको बड़े बड़े लॉक्स चाहिए, लकड़ी के गट्ठर चाहिए, और किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए तो इन्होंने क्या करा कि यहाँ पर ये अवैध यानी कि इलीगल तरीके से लकड़ी का व्यापार करने लगे। अब ये क्या करते थे, देखिए जैसे ये अलकनंदा बह रही है, ठीक है, अब उस टाइम पे देखिए इतना कोई, इतने जंगल से लकड़ी काटी तो इतना कोई मेजर आपको कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था नहीं, तो इन्होंने बहुत तगड़ा दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया कि उन लकड़ियों को क्या करते थे, अलकनंदा में फेंक देते थे। अब अलकनंदा नदी बहुत बड़ी है, तो वो क्या करती थी, लकड़ियों को बहाते बहाते अपने साथ नीचे को ले जाती थी, और नीचे को ले जाते वक्त इनके कुछ आदमी खड़े होंगे यहाँ पर, यहाँ से लकड़ी को उठा लेंगे। तो इस प्रकार ना ये पकड़े जाते थे और ना ही इनका कुछ होता था। तो इन्होंने क्या कर दिया, अपना पूरा एक राजपाट फैला दिया, पूरा पैसे इकट्ठा कर लिए वहाँ से, बहुत सारा रेवेन्यू ने कलेक्ट किया ऐसे करते करते, और ये एक टाइम पे क्या बन गए, इनको टैग मिल गया किंग ऑफ हर्षिल का। देख रहे हैं आप, किंग ऑफ हर्षिल आपसे पूछेंगे तो कौन होगा, हमारे फेडरिक विल्सन। और इनका एक पहाड़ी विल्सन करके पॉपुलर नाम भी है, आपको याद रखना है, फेडरिक विल्सन ही पहाड़ी विल्सन है। ये 1842 में हमारे हर्षिल में आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके सुदर्शन शाह से लेके। ठीक, अब देखिए सुदर्शन शाह के जो राजकवि थे वो थे हमारे हरिदत्त शर्मा। हरिदत्त शर्मा जी इनके राजकवि थे। चित्रकार इनके में थे बहुत ही फेमस चैतू माणकू, अजब राम और मनोरथा सॉरी। अब देखिए चैतू माणकू का क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि चैतू माणकू किसके दरबार में चित्रकार थे। और देखिए उत्तराखंड की हिस्ट्री के सबसे फेमस चित्रकार कौन थे, मोलाराम। ये सुदर्शन शाह के टाइम पे भी थे, इनके बाप दादाओं के टाइम से आ रहे हैं ये। ठीक है, सुदर्शन शाह के अभी तक ये जिंदा हैं। लेकिन देखिए अब चूंकि ना जो गढ़वाल एम्पायर है उसके डाउनफॉल में मोलाराम का भी बहुत बड़ा हाथ है, ये हम पढ़ेंगे गढ़वाल रियासत में। तो इस सबको चीज़ों की भनक होती है सुदर्शन शाह को, तो ये इसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानता और ना इसको अपने दरबार में आने देता है। ठीक है, वरना आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा चित्रकार यहाँ बैठा है, लेकिन यहाँ पर जो राज चित्रकार हैं वो है चैतू माणकू, अजब राम, मनोरथा। तो देखिए ये बहुत ही परेशान रहता है किससे, सुदर्शन शाह से। और क्या करता है, ये लिखता है सुदर्शन दर्शन, अपनी एक पुस्तक लिखेगा। इसमें ये राजा को क्या बोलता है, पहाड़ी लैंग्वेज में बेसिकली गाली दे रहा है, जैसे कि सूम, कृपण, खशियद नृप, ये सारी चीज़ों से इनको ये टैग करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको फैक्टरॉइड्स थे किसके, टेहरी एम्पायर में हमारे सुदर्शन शाह के। और देखिए अंततः 6 जून 1859 को हमारे सुदर्शन शाह की मृत्यु। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि महाराजा सुदर्शन शाह ने हमारे ओल्ड टिहरी में राजप्रसाद यानी कि जो राजमहल होता है उसे कहते हैं राजप्रसाद, पुराना दरबार का निर्माण कराया। कब, 1848 से इसका काम स्टार्ट हो गया था। तो इसका निर्माण आपको अगर पूछे कि राजप्रसाद पुराना दरबार किसने बनाया, तो आपका आंसर होना चाहिए सुदर्शन शाह ने। और ये चलता कब तक है, देखिए ये भवानी शाह और आपका प्रताप शाह,
इस टाइम तक ये लोग इसमें रहते हैं, लेकिन हमारे जो कीर्ति शाह हैं वो क्या करते हैं, नया दरबार बना देते हैं, और जो हमारा पुराना दरबार है ये कीर्ति शाह के भाई विचित्र शाह को मिल जाता है। तो ये सब आगे पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट राजा देखते हैं कौन आया। नेक्स्ट राजा हमारे हैं भवानी शाह। ये कौन है, ये हमारे सुदर्शन शाह के पुत्र हैं। ठीक है, सुदर्शन शाह के बेसिकली तो बहुत पुत्र थे वैसे, लेकिन दो जो मेन थे वो थे भवानी शाह और शेर शाह। तो हमारे जो शेर शाह होते हैं ये काफ़ी मतलब राजपाट को लेकर आतुर होते हैं, लेकिन उतने कुशल और नहीं होते हैं किसकी नज़रों में, सुदर्शन शाह की नज़रों में। तो सुदर्शन शाह क्या करते हैं, पहले ही अपने जीवित रहने के दौरान ही ये क्या करते हैं, सुदर्शन शाह अंग्रेज़ों को एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर में ये कह देते हैं कि जो मेरे मरने के बाद जो अगला जो पुत्र होगा वो होगा भवानी शाह, जो कि रूलर बनेगा टिहरी का। अब टिहरी का रूलर बनने के लिए ये होता है। अब देखिए, लेकिन बात जो है हमें पता नहीं है, भवानी शाह को भी शेर शाह को पता नहीं है। अब ये दोनों क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं भयंकर। अब कुछ टाइम पे क्या होता है ना, शेर शाह भी डोमिनेट करने लग जाता है भवानी शाह के ऊपर। लेकिन उतने में क्या होता है कि 6 सितंबर 1859 को हेनरी रैमजे उस टाइम पे कमिश्नर थे हमारे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरफेयर किया हमारा, और इसने क्या करा कि भवानी शाह को राजा घोषित कर दिया और शेर शाह को इन्होंने टिहरी से निकाल फेंका। ठीक, क्योंकि देखिए रीज़न लिखा है यहाँ पर, सुदर्शन शाह ने अपने जीवित समय पर अंग्रेजों को पत्र लिखा था जिसमें भवानी शाह को अगला शासक बताया। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, 1860 में हमारे भवानी शाह क्या करते हैं, दूसरा भूमि बंदोबस्त कराते हैं। 1823 में पहला, 1860 में दूसरा, ये आप याद रखिए इसको। ठीक है, अब इनके टाइम पे देखिए जो एक अठोरी विद्रोह हुआ था वहाँ पर, कहाँ पर, 1851 में सुदर्शन शाह के टाइम पे, उसी को ध्यान में रखते हुए ये लोग क्या करते हैं ना, ये क्या करते हैं, अठोरी कृषकों का 12 आने प्रति बीसी, यानी कि बीसी देखिए एक जैसे आज हम पढ़ते हैं हेक्टेयर एकड़, वैसे ही बीसी होता है। बीसी यानी कि एक सिस्टम है लैंड को मेजर करने का। तो पर बीसी इन्होंने 12 आने का टैक्स रखा था। ठीक है, और क्या करा इन्होंने, तिहाड़ी कर यानी कि 1/3 वाला जो टैक्स था उसको एंड कर दिया। कब, 1861 में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कि 12 आना प्रति बीसी अठोरी कृषकों के लिए। ठीक है, अब देखिए 1860 में और 1862 में, 1860 में देवप्रयाग में, 1862 में केदारनाथ में ये क्या करते हैं, संस्कृत पाठशालाओं का निर्माण करते हैं। तो यानी कि देख रहे हैं आप, अभी ये टिहरी के राजा जो हैं ये काफ़ी एजुकेटेड होते थे और काफ़ी इनका ध्यान रहता था किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। अभी आप आगे देखेंगे कीर्ति शाह हो गए, नरेंद्र शाह हो गए, ये लोग तो खुद बहुत पढ़े लिखे होते थे, और ये जैसे मेयो कॉलेज हो गए, यहाँ से पढ़ के ये आते थे, लंदन से पढ़ के आते थे। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि गंगा जल विक्रय पर टैक्स लगा दिया, यानी कि कर लागू कर दिया। तो गंगा जल विक्रय पर टैक्स लगाने वाले राजा कौन थे टिहरी गढ़वाल में, तो वो थे आपके भवानी शाह। ठीक है, अब इसके साथ ही देखिए यहाँ पर एक और चीज़ हो गई कि 1864 में देखिए विल्सन को, जो फेडरिक विल्सन हमारे पहाड़ी विल्सन थे, इनको क्या कर दिया, इसने ऑफिशियली टेंडर दे दिया किसका, लकड़ियों का। तो यहाँ पर से क्या होगा, विल्सन जो है अब ये और हमारा बूस्टअप कर देगा किसको, इलीगल व्यापार को। अब तो वैसे भी वो लीगल हो चुका है। ठीक है, तो अब इसी के साथ और दिसंबर 1871 में हमारे जो भवानी शाह है इनकी डेथ हो जाती है। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद देखिए जो अगला राजा प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह हैं, इनको हम पढ़ेंगे अगली वीडियोज़ में आएंगे। इसी के साथ देखिए जब आप अजय राउत पढ़ेंगे तो इन्हीं के टॉपिक के अंदर आपको 2-3 किताबों के नाम मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, उनको अलग से नोट कर लेना, या फिर आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इन्हें अलग से मैंने नोट कर दिया है। क्योंकि देखिए अगर आप सारी किताबों को एक साथ याद करेंगे तो काफ़ी लेंथी टॉपिक हो जाता है। तो आप क्या कीजिए कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी के साथ साथ उनमें जो कोई बुक्स के नाम आ रहे हैं तो उनको भी आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें जो बुक आई थी, पहला आया A.R. गिल। तो A.R. गिल ने हमारी कौन सी किताब लिखी है, वैली ऑफ दून। सेकंड किताब है कर्नल ह्यूज वुडहाउस पियर्से, यानी कि पियर्से ने कौन सी किताब लिखी है, द हेयर से 5 जनरेशन ऑफ एन एंग्लो इंडियन फैमिली। और तीसरा हमारे सुदर्शन शाह जो थे, इनका पेन नेम यानी कि इन जिस नाम से कविताएं लिखते थे, ये आपको याद रखना, ये है सूरत कवि। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा है, सभासार। सभासार के हमारे 7 खंड हैं और ये खंड आज भी मौजूद हैं। तो आपको याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सुदर्शन शाह का पेन नेम क्या था, सूरत कवि,
और इनकी कुछ रिटर्न जो फॉर्म है वो है सभासार, और इसके 7 खंड हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए इसमें जो है, और अब अभी हम आएंगे और टिहरी रियासत में हमारी 1-2 वीडियोस और आएंगी। और देखिए हमने पहले बना रखे हैं चंद्रवंश के ऊपर एक पूरी ब्रीफ हिस्ट्री मैंने डाल रखी है इसमें, आप देख सकते हैं। हमारी मेडिवल हिस्ट्री चल रही है अभी, तो ये सब सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। और आपको चैनल कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट्स में बताएं कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा। थैंक यू।